नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा पेश किए गए बजट की। केंद्र की मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के इस अंतिम फुल फ्लेज बजट को लेकर पूरे देश में बड़ी ज़बरदस्त धूम और उम्मीदें रही हैं। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से रही है। इसके तमाम पहलू इस बजट के देखने को मिल रहे हैं। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सर्विस क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, बिजनेस क्लास, तमाम लोगों की बहुत ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन मध्यम वर्ग इस पूरे बजट से बड़ा निराश हुआ है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, उसको देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। जबकि मध्यम वर्ग की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त इस देश में है और ये मध्यम वर्ग टैक्स भी चुकाता है देश में, लेकिन उसको इस बार इस बजट से कोई खास राहत नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर है कि गरीब और किसान के लिए इस बजट में प्रावधान प्रोविजंस बहुत किए गए हैं। इस बजट के तमाम पहलू हैं, लेकिन एक ऐसा पहलू है जिसको सच में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और जिसको लेकर पूरे देश में एक अभियान चलना चाहिए। बहुत लंबे समय के बाद जिसकी बड़ी डिमांड थी, मैंने भी उस पर 2-3 डिबेट की, तमाम बारी हम लोगों ने इस पर कैंपेन चलाया और आखिरकार केंद्रीय सरकार ने उस चीज़ को सुना। इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो देश के नागरिकों को नहीं मिल रही। स्वास्थ्य हमारा अधिकार है और वो हमको कम कीमत पर बेहतर और सर्वश्रेष्ठ इलाज मिलना ये हमारा अधिकार है जनता के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते। दुनिया के दूसरे मुल्कों में शानदार हेल्थ मेडिकल पॉलिसीज़ हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस बात की कमी थी। 13 दिसंबर 2017 को जब मैंने डिबेट की थी तो उसमें इस मुद्दे को उठाया था कि क्यों ना ओबामा केयर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन बराक ओबामा ने लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने ये बात एक उन्होंने पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिया था। उस एक्ट में ये बात कही गई थी कि उसमें ओबामा केयर नाम दिया गया था उसको। उसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी और एक एक्ट के तहत, जैसे यहाँ अपने यहाँ RTI के एक्ट हैं, राइट टू फूड के एक्ट हैं, उस तरह एक्ट बनाकर उन्होंने देश के 22 करोड़ अमेरिकियों को उससे जोड़ दिया था। यानी अमेरिका के लोगों को बीमार पड़ने पर यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उन्होंने ओबामा केयर के साथ उसको लिंक कर दिया। ट्रंप आए, उन्होंने उसको हटा डिमोलिश कर दिया गया। पर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हेल्थ पॉलिसी के तौर पर देखा गया ओबामा केयर को। सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, एक अपने आप में एक समग्र स्वास्थ्य सुविधा थी जो अमेरिका के लोगों को नसीब थी। हम लोगों ने कई बार डिबेट की, डॉक्टर नरेश त्रेहन को भी मैंने इस डिबेट में आमंत्रित किया था, उनसे भी राय ली थी, बीमा कंपनियों के प्रमुखों को भी बुलाया था। और आज पूरे देश में इस बात की खुशी है और हम सब भी अप्रिशिएट करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने 10 करोड़ यानी 10 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष मेडिकल बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी अनाउंस किया है और वो सरकार देगी। 10 करोड़ परिवार का मतलब अगर औसतन 5 व्यक्ति भी आप प्रति परिवार मान लें तो 50 करोड़, इस देश की आधी आबादी, तकरीबन 40% आबादी को कैटर किया जाएगा। वो जो अपना इलाज नहीं करा पाते, वो जो महंगे अस्पताल नहीं जा सकते, वो जो महंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उनके नसीब में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में घुट घुट कर मरे हैं लोग, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। 5 लाख रुपया कोई कम राशि नहीं होती है और एक अगर फिक्स कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस स्कीम को अगर अच्छी नीयत, ईमानदारी, बेहतर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया गया तो ये देश की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक होगी। ये स्वच्छ भारत अभियान से ज़्यादा बेहतर बात मैं मानता हूँ इस बार की रही है। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ें बेहतर हैं, जो आपके हित में है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बजट में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। लोग उम्मीद कर रहे थे, जेटली जी पैरोकार थे कि 2.5 लाख का 5 लाख किया जाना चाहिए जब वो विपक्ष में थे, लेकिन जब खुद कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको अंगूठा दिखा दिया, कुछ नहीं मिला। देश का रक्षा बजट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 15% बढ़ेगा, लेकिन वो 7.8% ही बढ़ा। सवाल इस बात का है कि मध्यम वर्ग को लेकर सरकारों में इस तरह का रिजर्वेशन क्यों है, मध्यम वर्ग को लेकर इतनी उपेक्षा क्यों है और क्यों सरकारें चाहती हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों को चीज़ें कम मिलें। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा
और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट स्पीच के बाद मीडिया से जो बात कही वो क्या कहा, पहले उनकी बातें सुन लीजिए, फिर एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट बहुत बड़े विशेषज्ञों के साथ मैंने आज आमंत्रित की है। आप जरूर रहिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि इस बजट का एक्चुअल आप पर इंपैक्ट क्या है। We are now launching a flagship national health protection scheme to cover 10 crore poor and vulnerable families. This is approximately 50 crore beneficiaries. By providing them up to 5 lakh rupees per family per year. आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को, जिसको हम कहें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, निम्न गरीब, मध्यम वर्ग, इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उससे चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलने वाला है। यानी करीब करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे। तो देश का बजट कैसा रहा, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, आम आदमी क्या सोचता है, बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह से लेते हैं, इसके लिए मैंने एक बड़ी डिबेट को आज आमंत्रित किया है और आप सबके साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। फेसबुक और ट्विटर पर आप भी शामिल होइए और अपने अपने सवाल भेजिए। इस डिबेट में आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना हम यहाँ बैठे हुए स्पीकर्स भी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उम्मेद सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बीएसपी के सीनियर लीडर हैं, मुकेश बहादुर सिंह पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के को चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के, अरुण प्रकाश कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और सुधीर पंवार जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर सुधीर पंवार योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं और जाने माने अर्थशास्त्री मनोज अग्रवाल साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और भरत भूषण साहनी साहब दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू सो मच। मनोज जी, मैं इस कार्यक्रम को मनोज अग्रवाल जी आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं और हम सब जब टिपिकल सब्जेक्ट पर डिबेट करते हैं तो शुरुआत आप ही से करते हैं ताकि आपको टिप्स दें और हम लोग डिबेट को आगे बढ़ाएं। मैं जानना चाहता हूं कि एक अर्थशास्त्री के नाते ये जो बजट पेश हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा एक क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है जिसकी मैं बार बार सराहना करता हूं और वो देश की ज़रूरत भी थी कि आयुष्मान भारत जैसी योजना लॉन्च करके 50 करोड़ लोगों को 5 लाख प्रतिवर्ष के इलाज के दायरे में जोड़ना। मैं मानता हूं कि एक बेहतर योजना है, इससे देश में जो लोगों को बीमारी से मौत या बीमारी की वजह से परेशानियां थी वो कुछ कम हो सकती हैं सर। और मैं समग्र रूप से आपसे जानना चाहता हूं कि इस बजट को लेकर आपकी क्या धारणा है। देखिए, अगर इस बजट को देखना होगा तो मुझे पांचों बजट की बात करनी पड़ेगी और बस इसको एक लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट पांचों जो बजट प्रस्तुत किए हैं जेटली साहब ने उसकी एक कड़ी है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया के तहत ये बजट आज भी पेश किया गया है जिसमें कि आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया गया है और जो कमज़ोर तबका है उसको लेकर के तमाम भ्रांतियाँ रही हैं, उसको लेकर भी यहाँ बात आई है। क्या हमारे जो गरीब तबका है अभी तक ये माना जाता था कि वो हमारे ऊपर बोझ है, जबकि हम ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र ये कहता है कि जो जितना गरीब वो उतना ज़्यादा उत्पादन के लिए और आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। भारत अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो 1947 के पहले माना जाता था भारत एक कंगाल देश हो चुका है, लेकिन आज वही भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था लगभग बन चुकी है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले 5-7 सालों में। तो उसी प्रकार से गरीब तबका आप देखिए लगातार गरीब होता चला गया। 1951 की पूरी जनगणना थी 36 करोड़,
आज 36 करोड़ से ज़्यादा गरीब हो गए। इसको हम कब तक सहन करेंगे? कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको ये माना जाता था कि जैसे ही दिक्कत आए थोड़ा इनको राहत के तौर पर पानी डाल दो, चारा डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बेघर को देखिए। स्वास्थ्य पर मैं थोड़ा रुक कर आता हूं क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, वो अलग से उसको हम लोग बात करते हैं। तो क्या कृषि को हम उपेक्षित कर दें? उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कृषि को उपेक्षित करने का परिणाम ये हुआ कि गरीबी, बेरोजगारी और बेसहारा लोगों का जमात हमारे शहरों में इकट्ठा हो गया। यानी कि जो समस्या गांव में थी वो शहरों में हमने आयात कर लिया। यानी कि न गांव समृद्ध हो पाए न शहर समृद्ध हो पाए। तो इसलिए आवश्यक यह है कि कृषि पर अब हम, और जो अब तक की रणनीति रही है, रणनीति ये रही है कि कृषि से हम केवल खाना पीना वसूलते रहें, यानी कि राशन मिल जाए, सब्जी सस्ती मिल जाए, हमने इतना मान लिया था। बाकी गरीबी वो समझे उनका काम। उससे बाहर निकल करके अब हम उनको अगर इनकम में शामिल करते हैं तो निश्चित मानिए ब्रजेश जी, अगले 10 सालों में अगर हम इसी रणनीति पर चले तो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, सर मैं इस बात का फुल सपोर्टर हूं। और कल की डिबेट में भी देखिए हम लोग इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए। सर्विस सेक्टर की वजह से हमारे यहाँ बूम दिख रहा है, लेकिन जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है अपने देश की, हिंदुस्तान की, वो कृषि पर आधारित है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सरकार ने एग्रीकल्चर पर काफी कुछ काम किया है। जी सर, गो अहेड। इसमें एक लाइन और थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि कृषि आज ऐसी स्थिति में है, लाकर छोड़ दिया है कि अन्य क्षेत्रों को भी पीछे की ओर खींच रहा है। यानी कि वो खुद तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन आज उसके पिछड़ेपन के कारण और क्षेत्र भी पीछे की ओर आ रहे हैं। उद्योग हमारा इसी चक्कर में खराब हो रहा है, सेवा क्षेत्र भी खराब हो रहा है, शहरी क्षेत्र जो आधुनिकीकरण का एक पर्याय माना जाता है वो भी पिछड़ता नजर आ रहा है। और हेल्थ सेक्टर पर मैं और विशेष रूप से कहना चाहूंगा, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी उपेक्षा के कारण, इसके बहुत बड़े आयाम हैं। मैं चूंकि खुद अपने विश्वविद्यालय का हेल्थ इंस्टीट्यूट देख रहा हूं तो इस पर हम बताएंगे कि हेल्थ के कारण हमारे यहाँ हर साल लाखों करोड़ों लोग जो मध्यम वर्ग के हैं या निम्न आय वर्ग के हैं वो गरीबी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ इन जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है सर, इसमें न जात की आवश्यकता है, न धर्म की आवश्यकता है, न क्षेत्र की आवश्यकता है। साहनी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सर। भारत भूषण साहनी साहब बहुत जाने माने और बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री है, नोएडा से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साहनी साहब, थैंक यू सो मच, आज भी आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बजट का विश्लेषण किस तरह से सर किया जाना चाहिए? ये जनता को खुश करने वाला है या फिर निराश करने वाला है सर? साहनी साहब। नहीं, ये जैसा कि हम कल आप ही के चैनल पर मैं डिस्कस कर रहा था कि इस वक्त लगता है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए और हेल्थ के लिए काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कुछ करने चाहिए और बजट में इसका असर आना चाहिए। आज भगवान की दया से काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छा कहा है। रूरल सेक्टर के अंदर जो हम डिमांड कर रहे थे कि भी खेती की जो कृषि है उसको मूल्य नहीं मिलता, उसको उन्होंने कह दिया कि भी जो कॉस्ट आपकी लगेगी उसका जोड़ा आपको प्रिक्योर किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप है हेल्थ के लिए, जैसा भी उन्होंने बताया कि बहुत सर अच्छा जो मिडिल क्लास है और सीनियर सिटीजन के लिए। सानी साहब, ये जो मिडिल क्लास है उसको तो इन्होंने अंगूठा दिखा दिया सर, उसको कुछ नहीं दिया। अब वो गरीब टैक्स भी देता है इनको और उसको कुछ नहीं दिया। ठीक बात है, बड़ा दुख है सर सब। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि जो रिलीफ मिडिल क्लास में आना चाहिए था वो नहीं आया, लेकिन खाली सैलरीड क्लास को 40,000 की जो छूट दे दी है ये भी एक अच्छा स्टेप है। ये एक इनडायरेक्टली बेनिफिट ही है और टैक्स सेविंग करता है। पर सर ये हमेशा सैलरीड क्लास के साथ ये जुल्म ज्यादती क्यों होती है? दिया गया, जबकि सर मैं जानना चाहता हूँ सैलरीड क्लास के साथ ये भेदभाव क्यों सर? वो तो बेचारा ईमानदारी से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। नहीं, उनको तो 40,000 की छूट मिली है। अरे 40 से क्या हो जाएगा सर? 40,000 की छूट मिली है। नहीं, वो हम उम्मीद करते थे कि 50,000 से लाख रुपए के बीच में एक इंक्रीज जो बॉटम का आना चाहिए वो इन्होंने ना देके इन्होंने ये 40,000 की छूट दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने कैपिटल मार्केट के अंदर इंटरेस्ट अपना कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगा दिया जो कि पहले नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
ये एक जनरल पब्लिक को मार सर का मैंने वजह है, शाम को 5 क्योंकि बजे ये डिबेट triple tax हो जाता चैनल पे है। यहीं पहले आमंत्रित थी और वो महिला स्पेशल डिबेट थी जिस सिर्फ महिलाएं आई थी। सर वो मेज पीट कर गई हैं, बहुत गुस्सा थी सब। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है जी। कॉमन मैन को ना मिलने से उनके खर्चे, जैसा कि एमपी के अंदर एमपी के लिए और गवर्नमेंट के लिए इन्होंने बढ़ा दिया कि भी जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। इनको चाहिए था कि कॉमन मैन के लिए भी यही नुस्खा, यही रूल लागू कर दें कि आपकी इनकम हर साल सर। इंडेक्स बेस्ड आपको बेनिफिट दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ जनरल पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट सर, मैं रियल एस्टेट सेक्टर की भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं सर। दबाव में रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही सही या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही सही लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, लाखों करोड़ों लोगों को छत मुहैया कराता है। वो सेक्टर लगातार वर्टिकली डाउनफॉल है और रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 20 सालों की जो इस वक्त महामंदी चल रही है, मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार यूनियन गवर्नमेंट के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बूम दिलाने के लिए कुछ किया जाएगा। नोटबंदी और उसके बाद तमाम कड़े कानून, फिर जीएसटी ने रियल एस्टेट सेक्टर का एकदम भट्ठा बिठा दिया है। मैंने आज बहुत मशहूर टाउनशिप प्लानर और गौरसंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर साहब को आज विशेष तौर पर इस डिबेट में आमंत्रित किया है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर और बिल्डरों का कुछ इमेज ऐसी पोर्ट्रेट कर दी गई है देश के भीतर कि इनको सबसे बड़ा डाकू समझा जाता है, लेकिन ये बेचारे खुद बड़े मार के शिकार हैं। तो मैंने इनको आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया स्टूडियो में ताकि ये बताएं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस बजट में तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं। मनोज गौड़ साहब, आपको रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ दिखा इस बजट के भीतर? आप बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या कुछ मिला या नहीं मिला आप लोगों को? देखिए, जो 2022 को हाउसिंग फॉर ऑल वाली जो पॉलिसी है या अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने वाली पॉलिसी है, वो खाली इस बजट में भी रिफ्लेक्ट कर रही है और इस बजट से पहले भी लगातार उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है किया जा रहा है, जिससे कि लार्ज हाउसिंग या जो कॉमन मैन के लिए जो हाउसिंग की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाए। और वही देश के सामने एक बड़ी समस्या भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद अगर किसी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं तो वो रियल एस्टेट ही है। रियल एस्टेट इज़ द मदर इंडस्ट्री। करीबन 250 इंडस्ट्रीज का माल जो है वो रियल एस्टेट के अंदर खपता है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन 2022 के लिए अभी थोड़े दिन कोई पहले ऐसा ही पाथ बनाकर नहीं दिया, कोई ऐसी स्कीम्स नहीं दी, कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया, कोई ऐसी पॉलिसी विजिबल नहीं दी जिससे हम ये माने कि सेक्टर बूम करेगा। ये तो आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया इस टैक्सेशन इस बार के बजट में। देखिए सेक्टर बूम करेगा कैसे? सेक्टर बूम तब करेगा जब लोगों के पास बाइंग पावर बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, एग्रीकल्चर से इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस बजट में काफ़ी इनडायरेक्ट चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है काफ़ी चीज़ करी गई है। एक जो है और लाइट लग रहा है हमारा वीडियो लिंक अभी उनसे टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। हरीश जी, इस बजट को लेकर कहा जा रहा है मिडिल क्लास को तो आपने अंगूठा दिखा दिया है और महिलाएं बहुत गुस्सा इसी डिबेट में बाकायदा मेज पीट कर गई। हम लोग तो डर गए क्या हो रहा है। जी गो अहेड। नहीं, ये सबके लिए खुशहाली का बजट है आदरणीय मिश्रा जी। देखिए, भारत गाँव का देश है, किसानों का देश है और अगर आप पिछले बजट का भी के फोकस को भी देखें तो आदरणीय मोदी जी का फोकस गांव का बुनियादी ढांचे का विकास था। पिछले बजट में भी उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखा था। इस बजट में भी आप देखिए कि जिस तरह से गांव के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने किया है और कृषि पे जो किसानों की चाहे वो आय हो, उनकी समृद्धि हो या उनकी आय को दुगना किए जाने के तौर तरीकों पर बैलेंस नहीं है। देखिए, आपने एग्रीकल्चर के लिए कर दिया, किसानों के लिए कर दिया, गरीबों के लिए कर दिया, पर ये मिडिल क्लास पर इतना जुल्म क्यों ढा दिया? मिश्रा जी, देखिए, जब खुशहाली आएगी तो मिडिल क्लास से ये किसानों गर्दनें दबाए जा रहे हैं और कह रहे हो खुशहाल हो जाओ, इस किसानों मुझे तो ना हंसी आ रही ना। इस किसानों में और देश के आम लोगों में मध्यम वर्ग भी शामिल है और जब देश में खुशहाली आएगी, देश समृद्ध होगा, देश श्रेष्ठ बनेगा। सुनील जी, ये बजट जो पेश हुआ है ये देश में खुशहाली लाएगा या मायूसी का माहौल फैलाएगा? नहीं, मैंने सुबह से लेकर अब तक मैं चर्चाओं में भी शामिल रहा और मैंने बजट को देखा भी। मैं एक लाइन में कह सकता हूं ब्रजेश जी,
ये मोदी सरकार ने टॉनिक वाली शीशी में पानी सबको दे दिया है। और जिसके भी आप चर्चा कर रहे थे, आयुष्मान, वो ठीक है। अगर देश में कोई अच्छी योजना आती है तो विपक्ष का मतलब यही नहीं है कि उसका विरोध किया जाए, क्योंकि सत्ता और विपक्ष जब मिल करके देश के लिए काम करेंगे तब शायद देश तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूं आप रोजगार पे बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा कि 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देंगे। अब जब चौथा बजट पेश कर रहे हैं तब वित्त मंत्री ने कहा 70 देंगे। खैर, प्रधानमंत्री जी ने तो बता दिया था कि रोजगार का मतलब पकौड़ा बनाओ, वित्त मंत्री जी ने तो वो भी नहीं बताया। दूसरा, किसान का जो फसल का आपने कहा कि 1.5 गुना कर देंगे। आप किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य नहीं 1.5 गुना अभी कहा, और लक्ष्य इनका 22 का है। नहीं, और आप समझिए इसमें, हाँ इसमें समझिए, इनका जो उत्पादन जो मूल्य भी ये रखेंगे, उस पर ये गुणागणित करेंगे, उस पर ये आंकड़े खेलेंगे। आखिर आप सीधे सीधे बताइए, जो अब तक उत्पादन मूल्य निकाला जा रहा था किसान का, वो उत्पादन मूल्य कहा 2022 तक किसानों की आय 2 गुना कहा। बजट में इन्होंने भी कहा है कि हम 1.5 गुना देंगे। ओके, वो भी इन्होंने बेईमानी की है। और एक बात अच्छी कही है प्रधानमंत्री जी ने बजट में कि 15 लाख रुपए जिसका जमा होगा उसको 8% ब्याज देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ये अच्छा काम है, लेकिन लाखों लोग अभी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, वो अगर आप दे देंगे तो उनको 8% ब्याज मिल उमेश सिंह जी, आप बताओ, इस बजट को लेकर आप निराश हो, खुश हो, मायूसी फैलाने वाला है या उत्साहजनक बजट? देखिए, टोटल मिला करके बहुत बड़ा निराशा है। और ये जो कुछ तो अच्छे किए ही होगा ना, देखिए, हाँ कुछ बुराई किया नहीं, आप देखिए, आप बता दीजिए। देखिए, किसानों के लिए 4 साल पहले जब आए हैं, उस समय कहे थे कि मुझे मेरी सरकार बना दो, मैं किसानों का डबल रेट देंगे। उस समय से 4 साल झुनझुना पकड़ाए रहे, आज तक कुछ नहीं किया। आज ये चुनावी ईयर है, उसके बाद लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, आज उसके बाद 1.5 गुना करने का भी प्रावधान है। क्या होगा वो आगे बताएंगे। देखिए, मैं इस बजट का एक पीक पॉइंट नहीं, जो खुशी फैलाने वाली बात है, ठीक है, वो मैं मानता हूं आयुष्मान भारत योजना है। और सबसे दुखदाई बात यह है कि 1 रुपया ढेला इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं किया। ये सबसे दुख की बात आप सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने 2 पॉइंट रख दिए। जी, आप देखिए, दूसरी चीज, आप ये बच्चों के लिए इन्होंने कह दिया 2 करोड़ हर साल दे रहे थे रोजगार, 4 साल बीत गया, 8 करोड़ चाहिए। 8 करोड़ के बजाय 8 लाख भी नहीं दे पाए। रोजगार दिया है? कितना दिए हैं? 8 लाख भी नहीं पहुंचा है इनका। अरे स्वरोजगार भी तो रोजगार है ना। अरे स्वरोजगार तो हाँ, पकौड़ा तलने वाला स्वरोजगार है, लेकिन अब देखिए उसी में और नहीं, बैंक के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, उसको रोजगार नहीं मिला। बीच में मत बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं मिश्रा जी कि आप ये देखिए, इन्होंने जो कहा था, जो मजाक उड़ाया था बेरोजगारों का, उनको बताया पकौड़ा तलें। आज इन्होंने बजट में क्या किया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एक जवाब आया कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग करके MBBS करके पकौड़ा नहीं तलेंगे। आज इन्होंने क्या किया है कि 12,000 करोड़ से 8,000 करोड़ कर दिया है इनका जो वजीफा मिलता है बच्चों का। आज 33% बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। आप ये अभी देखिए, तो पकौड़ा तलवाएंगे? जब पढ़ेंगे नहीं तो वो नहीं कहेंगे कि हम पढ़ लिख के पकौड़ा। दूसरा चीज, इन्होंने 5 लाख करोड़ का जो है अभी वो दिया था उज्ज्वला के लिए, आज 8 करोड़ कर दिए हैं। उज्ज्वला में इतना बड़ा धोखा हुआ है कि गरीब आदमी कोई भी रिफिलिंग कराने नहीं आ रहा है एजेंसी तक। गैस एजेंसी पे 400 का जब था तब खरीद नहीं पा रहे थे, आज 800 रुपए का सिलेंडर है, और उनको एजेंसियों को फाइनेंस करवा दिया जबरदस्ती दबाव बना करके। आज एजेंसियां रो रही हैं, कोई रिफिलिंग कराने नहीं आ रहा है, उनका पैसा वापस नहीं हो रहा है। ऑलराइट, मुकेश बहादुर सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उत्तर प्रदेश यूनिट के को चेयरमैन है। मुकेश जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कारपोरेट टैक्स में कोई कटौती न करके सरकार ने क्या निजी निवेशकों को, जो आप लोग इन्वेस्टर हैं, इंडस्ट्रीज को, क्या थोड़ा निराश नहीं किया? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कल की डिबेट में मनोज जी भी थे, साहनी साहब भी थे, हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपके PhD चैम्बर के इंडिया प्रेसिडेंट खेतान साहब भी थे, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कारपोरेट टैक्स में कुछ कटौती की जाएगी, पर आपको भी अंगूठा दिखा दिया गया हम लोगों की तरह। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स में ब्रजेश जी जो है, देखिए अभी जो डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिकल इनसाइट्स थे। पॉलिटिकल इनसाइट्स जो होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से लोग अपनी अपनी बात मैं तो आपसे सवाल किया। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो है, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में एक अच्छी बात जो बजट में दिखती है कि जो टर्नओवर 50 करोड़ तक का पहले जो 30% तक का कॉर्पोरेट टैक्स था, उसको रिड्यूस उन्होंने 5% किया। नंबर एक बात, 25% पे लेकर के आए। और दूसरी बात, उन्होंने टर्नओवर का जो लिमिट थी वो 50 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया। तो एक बड़ा तबका जो MSME का और जो इंडस्ट्रीज का जो बड़ा तबका 50 करोड़ से 250 करोड़ की लिमिट दी, तो वो निश्चित रूप से एक फायदेमंद चीज़ है।
तो एक तरफ टैक्सेशन जरूर 5% ही उन्होंने नीचे किया, लेकिन लिमिट बढ़ा करके उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को उस दायरे में लिया है। तो ये तो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, इंडस्ट्री की तरफ से हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लिमिट बढ़ाना, टर्नओवर का लिमिट बढ़ाना ही तो अपने आप आपके में बहुत मुताबिक ये सारी। बजट कैसा रहा? बहुत खुश करने वाला है? देखिए, हम मायूस लोगों ने करने 3 वाला? बातें कल हम इस चैनल पर जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट खेतान साहब थे, 3 जो बजट का पिरामिड है उसकी 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी, और पूरा बजट आप देखिए फोकस उसी पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, तीनों को फोकस करके बजट रखा गया है। बिल्कुल प्रो कॉमन मैन है बजट जो है। और क्या होता है कि जब भी कोई आप बजटिंग करेंगे तो हमेशा कहाँ से प्रो कॉमन मैन? बिल्कुल प्रो pro common इंडस्ट्रियलिस्ट man। मैन है, प्रो क्या कैसे बात नहीं कर है, रहे हो? बिल्कुल pro common man How है। can you say- किसानों How can you say like किसानों this? के लिए Just pro- a- नहीं, no, नहीं, no, नहीं, एक no. मिनट, मैं आपको नहीं, समझाता नहीं, हूं। you are नहीं, wrong. नहीं, आप नहीं, गलत बिल्कुल, बोल रहे ना, हैं। गलत बोल ही नहीं रहे। प्रो कॉमन मैन भाई, कैसे? 50 You prove it. नहीं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, प्रूव करिए। मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए, आपने ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, मैंने आयुष्मान नहीं, नहीं, भारत एक का, मिनट, रुक जाइए तो। मुझे गर्दन मत किसके पकड़ो। लिए आयुष्मान? उसके अलावा नहीं, कुछ नहीं, नहीं। एक मिनट रुक जाइए। 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोग, उसको डिडक्ट करो ना, बाकी देखिए, बताओ दो- ना। दो बाटे मैं से- बता रहा हूँ दो- कुछ नहीं नहीं, दिया। कैसे, रुक जाइए। क्या दिया आम आदमी को तो बताओ? मुझे कहने तो दीजिए। नहीं, बीमार ब्रजेश हैं, जी, नहीं, नहीं, तब 10 मिलेगा। करोड़ इसमें मेरा पहले एक कुछ सेकंड नहीं का मिलना है। सवाल नहीं, है नहीं, कि आयुष्मान को हम सब लोग हाँ, मान हाँ। रहे हैं कि अच्छा है। अरे उसमें मान मिलेगा लीजिए कितने 6 महीने लोगों बाद ये भी जुमला हो गया। और क्या दिया? और क्या दिया भाई? क्यों नहीं जुमले दिया? के अलावा हुआ भाई, क्या आज तक? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है उनका आउटलेट 700 करोड़ से बढ़ा के 1400 करोड़ कर दिया। आम आदमी को क्या दे रहे हो क्यों? भाई? ये बताओ आप। नहीं, नहीं, आप कमाल हो गया। अच्छा, किसान को- एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, छोड़ो ना, नहीं, नहीं, सर्विस क्लास को नहीं, क्या नहीं, मिला, ब्रिजेश जी, आप ये मिडिल बताइए। क्लास नहीं, को नहीं, क्या कुछ मिला? भी नहीं मिला। अरे बात तो कहने दीजिए। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की काबिलियत क्या है ना, कि ये सब चीजों में अपने फायदा तलाशते नहीं, हैं। नहीं, फायदे की बात ही नहीं है। किसानों के लिए किसान कौन फायदा है? तलाश रहे हैं। किसान कौन है? किसान उसमें आम आदमी नहीं है सर्जे क्या? में किसान डूबा किसान- पड़ा है। किसान को आम आदमी नहीं मानते। टैक्स अरे, रखा गया है। किसान को आम आदमी नहीं मानते। किसान की कैटेगरी अलग हो गई नहीं, है। नहीं, सर्विस क्लास कहाँ जाएगा? नहीं, नहीं, देखिए क्या- सर्विस क्लास जिसको मध्यम वर्ग आप कहते हैं मुकेश देखिए, जी, मेरी बात वही वो- कट गई। वो कहाँ नहीं, जाएगा? नहीं, एक मिनट, मेरी बात वही कट गई। आपको मैं बता दूं कि आप ये देखिए कि जब कोई बजट, आप अपने घर में भी बजट बनाते हैं तो बजट को आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि इलेक्शन ईयर है, 1 साल बचा हुआ है, किसको कितनी तरजीह देनी है। और प्रो कॉमन मैन इसलिए है क्योंकि आप कैसे प्रो कॉमन मैन है भाई? देखिए, कैसे health- प्रो कॉमन मैन क्यों है? नहीं बताइए। है? 50 करोड़ इन्होंने लोग- किसान की बात नहीं की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की। क्यों नहीं करेंगे? मतलब भाई, देखिए, agriculture- इनका हित जहाँ है, लीजिए, वो उसमें कॉमन मैन को भी घुसा ला रहे हो भाई, आप। employment कैसे No, generate होगा? आप ये कहिए कि ये व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए किसान अच्छा व्यापारी है बजट क्या? है, किसान पर ये व्यापारी है मत क्या? कहिए प्रो कॉमन मैन नहीं, नहीं, अरे है। किसान मैंने व्यापारी आपको है क्या? बता दें- किसान वाला नहीं, मामला तो किसान- जुमले में नहीं, चला नहीं, जाएगा। नहीं, उसी तरह जुमले में से कैसे है। चला जाएगा? किसान वाला तो जैसे- जुमले में नहीं, चला नहीं, जाएगा। ये कैसे कह दिया? अरे किसान नहीं, क्या है? लोगों का। सुनील जी, आप बताइए, किसान व्यापारी है ये क्या? जो नहीं, नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा किसान होता वाला भाई, मामला उसी जुमले तरह में से जाएगा, आपको divert कर रहे हैं। आयुष्मान वाला क्या मामला एक जुमले में किसान- जाएगा। नहीं, नहीं, किसान क्या है ये लोग तय कर दे कि किसान क्या है, व्यापारी इंडस्ट्री है मतलब या इनको- आम आदमी है। देखिए, इन्होंने किसी की बात नहीं की, इनका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों को food फायदा है। processing- मतलब ये अपना फायदे को कॉमन मैन का फायदा बता रहे अरे हैं। गलत बात। जेबें कॉमन इनकी मैन भरें, का फायदा अगर- नहीं है। अगर जेबें इनकी भरें नहीं, और नहीं, फायदा दूसरे नहीं, को किसकी बताएं। जेबें? अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को Alright. स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा अरुण प्रकाश जी, तो इकोनॉमी अरुण नहीं प्रकाश strengthen जी, होगी। अरुण प्रकाश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अरुण जी, आप मुझे बताओ, आप इस बजट का विश्लेषण किस तरह से करते हो? देखिए ब्रजेश जी, आपने भी कुछ बातें कही हैं और मैं इसको शक्कर विहीन जलेबी बजट मानता हूं। लगातार ये सरकार पेश कर रही है ये बजट। सूट बूट सरकार वाली सरकार ने इस देश के गरीबों, किसानों और आप खासकर भी इन कह रहे हैं, मुकेश जी पूरा चीनी का बोरा उड़ेल दिए हैं। तो हाँ, तो उसके भी मैं जवाब दे दूंगा मुकेश जी का। ये गांव गरीब और किसान विरोधी बजट है। बिल्कुल। अब आप कैसे कहेंगे कि ये गांव गरीब और किसान विरोधी बजट है? सब पॉलिटिकल इनसाइट नहीं, नॉट पॉलिटिकल इनसाइड। मुकेश जी जरा Political सुनिए। side है भाई, मुकेश जी आप सुनिए। नहीं, नहीं, आप भाजपा की किसी को एजेंसी बोलने मत नहीं दीजिए, देंगे। आप नहीं, नहीं, कारपोरेट अरे मुझे भी काम बोलने नहीं, दे नहीं, नहीं, पॉलिटिकल इनसाइड है आपने भाई। आप उनकी गर्दन, आप नहीं, उनका देख, मुंह में टेप लगा रहे हैं कांग्रेस क्या? तो केवल विरोध करने के आप लिए विरोध आपका नाम थोड़ी ना अरुण इनको प्रकाश बंद है। कीजिए इनकी आप आवाज उनको जरा, बोलने दे। थोड़ा सा। आप तो देखता हूँ जिसका मर्जी होता है कांग्रेस की गर्दन पकड़ नहीं, लेता नहीं, है। ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करिए, पॉलिटिकल इनसाइट क्यों दे रहे हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलिए। मैं एक अरे, किसान हूँ, मैं तो एक क्या किसान आपसे हूँ, पूछ सुन के ले। बोलेंगे क्या वो? नहीं, नहीं, सुन ली। बिल्कुल उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, पे आप- बोले ना। अरे, अरे विरोधी है। हद हो गई। क्या विरोधी है? बीजेपी की Facts and एजेंसी figures लेके बोलिए। आए हैं यहाँ। बीजेपी अरे की यही एजेंसी बीजेपी लेके- के प्रवक्ता हो गए हैं। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता। ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट जी, जी, देखिए, मतलब अरुण जी आपको बोलने भी नहीं दे जी रहे। जी जी जी। हाँ, बोलिए। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तो इन्हीं उद्योगपतियों का हमने ख्याल रखा, किसानों का ख्याल रखा। हमने किसानों के ऋण माफ किए, हमने मनरेगा जैसी कहता है योजना लाई। और आप देख रहे हैं अभी बहुत जोर शोर से ये बात उठाई जा रही है कि ये सरकार 1.5 गुना, आज बजट में चर्चा की गई कि 1.5 गुना किसानों के उत्पादन का दाम देगी।
ये मैं आपको सत्य कह रहा हूं, नॉट ऐतिहासिक सत्य, ये सत्य है। यही सरकार एक पीआईएल के तहत, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सरकार ने एफिडेविट दिया है कि हम उत्पादन लागत के दुगना या 1.5 गुना दाम नहीं दे सकते। सर, मैं सुधीर पंवार जी को भी इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूं। जी, दूसरी बात सुन ले जी। इसी सरकार ने अभी इसी पार्लियामेंट में जस्ट वेट सर, 1 महीना पहले कहा है, जस्ट वेट सर जी, कि हम कतई नहीं दे सकते। प्रोफेसर पंवार, मेरा आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या यह बजट देश की अर्थव्यवस्था में जो मंदी के दौर से गुजर रही है कुछ उत्साहजनक परिणाम लाएगी या फिर निराशा का माहौल यूं ही बना रहेगा? नहीं, भाषण जैसे मोदी जी के भाषण उत्साह पूर्ण होते हैं, ऐसे ही बजट भी जो हमारा है वो उत्साह जगाने वाला तो है, लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, जो फिगर्स हैं, जो डाटा है, तब ये नहीं लगता कि इससे कोई उत्साह आएगा या इससे कोई लोगों में कोई चीज़ें ऐसा कोई फील गुड का फैक्टर होगा। मेरा, क्योंकि बहुत बात हो चुकी एग्रीकल्चर के बारे में, कह रहे कि कृषि क्षेत्र को बहुत दिया, मुझे ये लगा कि शायद आज जेटली जी जो किसानों की मांग है और जो उनका चुनाव घोषणा पत्र में था कि 50% मुनाफे को शामिल कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये हुई जब उन्होंने कहा कि हमने रबी की फसल में तो उसे लागू कर दिया। ये यदि उसके बाद फिर यदि आंकड़े देखें तो जो कृषि मूल्य लागत आयोग है वो कहता है कि गेहूं की जो दाम तय किए उसने वो है 1735 रुपया अगले साल के लिए, मतलब इस जो रबी की फसल आएगी। वहाँ कृषि लागत मूल्य आयोग कहता है कि हम किसान को 112% का मुनाफा दे रहे। तो यदि ये मुनाफा ऐसे ही मिलना और मुनाफे की गणना ऐसे ही होनी, फिर तो किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। पर सर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो बड़ी रोजी पिक्चर करके बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। 57,000 करोड़ का बजट है, उस बजट को आप, और नरेगा का बजट है 55,000 करोड़ का। अभी आप बता रहे थे कि लाखों करोड़ रुपए में जो प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है, ये विशुद्ध रूप से चुनावी बजट है, जो वोट बैंक है उसे प्रसन्न करने के लिए दिया गया, और किसान अब वोट बैंक नहीं है। आप पृष्ठभूमि देखिए ना क्या है। सरकार आर्थिक सर्वेक्षण में स्वयं मानती है कि किसान की आमदनी पिछले 4 साल में या तो स्टेगनेंट है, मतलब स्थायी है, या माइनस में हुई। उसके लिए तत्कालिक उपायों की जरूरत है। तत्कालिक उपाय में पर सर, एक दावा किया गया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। आप इस दावे से सहमत हैं सर? नहीं, वो तो भाषण है ना, वो आखिरी बजट था। 22 तक तो बहुत कुछ दुगनी हो रही है। नहीं, बजट में तो वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें 2 गुना उसकी आमदनी हो सके। ऐसे तो कृषि मंत्री जी कह चुके राज्यसभा में कि हमने 39% आमदनी तो बढ़ा दिया, वो ये भाषण दे चुके। लेकिन जो डाटा है, जो सरकार के ही अपने जो स्टेटिस्टिक्स है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में, वो कहते हैं कि किसान की आमदनी पिछले 4 साल में या तो कम हुई या स्टेबल है। तो यदि किसान की आमदनी ऐसे बढ़नी जैसे बजट में किया गया, तो मुझे तो निराशा हुई इस बात से कि किसान के साथ झूठ बोला गया, किसान के साथ छल किया गया। दूसरा, जो गन्ना यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है, मोदी जी ने बिजनौर में एक चौधरी चरण सिंह गन्ना मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की थी, वादा किया था। बजट में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया कि यदि जैसे आजकल हो रहा कि सर रेलवे भी इसी बजट में शामिल था। रेलवे भी सर इसी बजट में शामिल था। जी, रेलवे बजट में शामिल था, लेकिन रेलवे में भी तो कोई खास अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं। लेकिन कह रहे हैं वाईफाई देंगे, मैं तो कह रहा हूं सिक्योरिटी दे दो भाई, रेल की पटरी ठीक कर दो। वो छुआ सबको गया। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जेटली जी ने फील गुड ना कराया हो। अभी मैं जो डिस्कशन सुन रहा था आपका, आप जो आयुष्मान भव है, यदि आप उसका डिटेल में जाए तो 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उससे पहले भी सरकार कर चुकी कि 30,000 रुपए तक का या 1 लाख रुपए तक मैं मानता हूं कि एटलीस्ट वो कितने लोगों को हेल्थ इंडियन गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा तो सही कि हम ओबामा केयर जैसी कोई एक सुविधा देश के लोगों को दें। अब इसके तमाम मायने से हो सकते हैं। यदि आप यू में एग्री, यू में डिसएग्री, यदि पहले भी देखे तो पहले, बट लेकिन उसके ही तमाम प्रोज एंड कॉन्स हैं। स्वास्थ्य योजना तो थी जी,
मैं मानता हूं सर, पहले स्वास्थ्य योजना तो थी नहीं। मैं तमाम आग्रह दुराग्रहों को सब पीछे कर दीजिए। पहले से थी। तो मैं मानता हूं कि विश्व की सबसे शानदार मेडिकल पॉलिसी और एक्ट अगर कहीं कोई बना था अमेरिका में तो वो ओबामा केयर बना था। अगर उसी मॉडल पर अगर आप मोदी केयर या जो भी पीएम केयर जो भी रख लें, आयुष्मान भारत रख लें, अगर उसी व्यवस्था उसी सिस्टमैटिक प्रणाली के थ्रू आप लाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतवासियों को इसका फायदा मिलेगा सर। नहीं, हम भी स्वागत करते हैं उसका। गरीब आदमी के लिए जो चिकित्सा खर्चा है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान तो होना सर मैं चाहिए सहमत हूं। आप देखिए सरकारी अस्पताल तो रिफरल सेंटर हैं, वहां लाल पीली दवा और पट्टी बांध के भेज देते हैं। कोई भी सरकारी अस्पताल में अगर लखनऊ में 1-2 अस्पतालों को छोड़ दें तो जिला अस्पतालों की हाल देखें। शामली जहां के आप रहने वाले वहां देख लीजिए, लाल नीली गोली के अलावा कभी कुछ मिलता हो तो चलिए एक सेक्टर तो ओपन किया सरकार ने। नहीं, सरकार के पास तो डॉक्टर ही नहीं है। ब्रजेश जी, सरकार के पास तो 50% जस्ट डेट में बीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी इस डिबेट में सम्मिलित कर लेता हूं। बीरेंद्र, इस बजट का विश्लेषण आप किस तरह से करते हैं? ये उत्साह वाला है या मायूसी वाला बजट है? देखिए ब्रजेश जी, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन इस बजट में नौकरी पेशा के लिए, युवाओं के लिए ये स्पष्ट नहीं है कि उनको क्या क्या हासिल होगा। लोग सोच रहे थे कि महंगाई से निजात मिलेगी, सरकार ने जो वादा किया था कि नौकरियां देने का, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ना तो बताया गया कि पिछले 4 साल में कितनी नौकरी दी गई और ना ये बताया गया कि नोटबंदी का क्या प्रभाव है। अब ये बजट इसी तरह का है कि जैसे खुद ही पेश करके और खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली जाए। जब से हम लोग पैदा हुए ब्रजेश जी, यही सुनते हैं किसान की आय दुगनी होगी। किसान मर गया, उसका बेटा पैदा हुआ, वो भी यही सुनते सुनते मर गया, उसका नाती आ गया और वो भी अभी किसान की आय दुगना नहीं हो पाई। इस देश में सरकारें आती जाती रही हैं। ब्रजेश जी, आज जो बजट पेश हुआ है उस पर एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा था, वो बहुत अपना अंगूठा चूसता था रात दिन। अचानक उसका अंगूठा चूसना छूट गया। पड़ोस की महिला ने उसकी माँ से पूछा बच्चे की कि ये बताओ, ये बच्चा आपका अंगूठा चूसना छोड़ दिया कैसे? तो उसकी माँ ने कहा कुछ नहीं, इसको मैंने एक चड्डी पहना दी जो ढीली थी। ये दिन भर अब दोनों हाथ से अपन चड्डी पकड़े रहा था, अंगूठा चूसने का मौका नहीं पाता है। तो बीजेपी जो है हिंदुस्तान में कभी कासगंज, कभी गाय, कभी पद्मावती का जो है ढीली चड्डी पहना दी है भाई आदमी का। इनके मौका नहीं लागत कि हाथ उठा के ये नौकरी मांगे या हंगामा करें या अपना अधिकार मांगे। तो ये व्यवस्था में ऐसी चीजें आ गई हैं कि सरकारें दिशाओं को घुमा देती हैं, मोड़ देती हैं। किसान, नौजवान, महिलाएं, तमाम सारे लोग इंतजार में बैठे थे कि इस बार टैक्स तो स्लैब कम हो जाएगा। 1 रुपया नहीं बढ़ाया भाई, 1 रुपया नहीं बढ़ाया जी, 1 रुपया छूट नहीं दी जी। तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि तो टैक्स स्लैब में तमाम छूट मिलेगी, लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि हम लोग खेती, आखिर अगर ये बहुत फोकस कर रहे हैं तो लोग खेती क्यों नहीं करना चाहते? किसान खेती छोड़ के भाग रहा है, लड़कों के पास काम नहीं हो, दिन भर मोबाइल खेलते हैं, डाटा ढूंढते हैं, नौकरी रोजगार है नहीं। अब पकौड़े की दुकान से कितना आमदनी होगी? पकौड़ा दुकान के लिए तो इस पर साहित्य क्या कहता है वीरेंद्र जी? जी, इस पर साहित्य क्या कहता है? देखिए, साहित्य आज बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज 2 शेर सुनाऊंगा, दोनों सुनने के लिए रुके रहिएगा। एक तो पहले मैं कह चुका हूँ कि हमका ही गंवारा है कि बगिया से चला जाई, मुल्लू उल्लू का कबूतर हमसे कहा न जाई। और अंडा के भाव आलू, किशमिश के भाव भालू, तो ये हमसे लिया न जाई। हमका ही गंवारा है कि चाहे बगिया से चला जाई, मगर उल्लू का कबूतर हमसे कहा न जाई। विजय जी, एक और बात मैं कहूँगा जी, हमारा देश विभिन्न धर्मों का मानने वाला, सम्मान करने वाला देश है। जब बजट आता है तो हर आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पर उसका भार पड़ता है। सबको जो चीज़ खरीदनी, हम कपड़ा पहनते हैं जो उस पर टैक्स देते हैं, खाना खाने जाते हैं वहाँ टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, सब पे जीएसटी और उसका प्रभाव है जी। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके लिए दुजोन का खाना नहीं नसीब होता है, हाँ उसको हम धर्म में बांट के नहीं देख सकते। और उसके लिए साहित्य कहता है कि वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो बहुत भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्ट अपने इनपुट के लिए।
हरीश जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो इस बजट में बड़ी निराश करने वाली हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि मिडिल क्लास जो सर्विस क्लास है, जो हम लोग हैं, उनके आपने इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरी चीज़ क्या है कि कारपोरेट टैक्स इन लोगों का भी आप लोगों ने नहीं कुछ उसमें कटौती की। दूसरा, कस्टम ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ा दी, तो उससे मोबाइल और टेलीविज़न जो हम देख रहे हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा में आपने सेस बढ़ा दिया है, तो जिसका जिक्र अभी ये भी कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें भी। तो ये सब चीज़ें क्या ध्यान नहीं दी गई? क्या आपने सिर्फ प्रो फार्मर बजट के चक्कर में सर्विस क्लास और मिडिल क्लास की आपने उपेक्षा क्यों की? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। यही आपके ही कृपया पीछे न ले जाएं, इस बजट पर बता दें। बजट बहुत पीछे ले गया है देश को, अब आप इसी पीछे ना ले जाएं। आपके ही यहाँ डिबेट में जी, जब यशवंत सिन्हा साहब ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक पत्र लिखा था और जीएसटी को लेकर के जब बहस की थी, तो ऐसा तमाम लोगों ने ऐसा खाका प्रस्तुत किया था, मालूम पड़ रहा था कयामत आ गई। और अर्थव्यवस्था को लेकर जो फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी के ग्रोथ था, उसको भी लेकर के जितनी चर्चाएं हुई, उसमें भी यही लग रहा था कि भारत में कहीं कयामत आ रही है। सर ये नेशनल है। आज ये सेकंड क्वार्टर है और जीडीपी का ग्रोथ बीजेपी के लोग कितने होशियार होते हैं। मैंने कहा कि लोग मायूस हैं, परेशान हैं, ये हमको जीडीपी समझा रहे हैं। कमाल है, जीडीपी समझा रहे हैं। अरे जीडीपी रख लो भैया, हमको तो कुछ राहत दो, गरीबों को कुछ राहत दो। तो मेरा कहने का कुल मतलब इतना है कि वो आज जीडीपी 6.75% पहुंच गई। पूरी दुनिया आज जिस इकोनॉमी को सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोथ मान रही है, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि इतने निराशाजनक जो बहस में लोग इनपुट दे रहे हैं वह कहीं ठहरने वाले हैं। ये जो देश है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का नेतृत्व और इस देश की जनता, ये दोनों की ताकत से पूरी समृद्धि और विकास के पथ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो बजट है, ये बजट ठीक, आपकी बात हो गई। विकास को अब आपने जो कही ना, मेरी बात गतिशीलता से आगे बढ़ाएगा। पॉलिटिकल बातों से इतर मनोज अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मनोज जी, आप मुझे बताओ कि आप इस बजट का विश्लेषण कैसे करोगे सर? कुछ चीजें बड़ी निराश करती हैं, कुछ चीजें चलिए ठीक है कि माहौल में बेहतर भी बताती हैं, लेकिन निराशा वाले पॉइंट सर ज्यादा मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छी बात है, आयुष्मान भारत की जिक्र हम लोगों ने खूब कर लिया, लेकिन सर जो बड़ा क्लास है, सर्विस क्लास, मिडिल क्लास, सर उसको इग्नोर करने से क्या सर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा सर? थोड़ा सा अगर इसको हम लोग और बृहद करें अपनी चर्चा को, तो इसमें जो एक पॉइंट हम लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे हमारे फिकी कोलीग से। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जो बूम लेना चाहिए था वो नहीं ले पा रहा है। एसएमईज़ की जहाँ तक बात है, एसएमईज़ भी अभी स्लो डाउन की स्थिति में है। मिडिल क्लास की एक बड़ी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर का तो एक अलग दायरा होता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में अभी पिछले साल ही 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई है, तो उनको वहाँ का लाभ है और उनको हर 6 महीने पर डीए और इंक्रीमेंट मिलता है साल में, जो कि प्राइवेट सेक्टर को मिलता है कि नहीं मिलता ये अलग बात है, और कृषि क्षेत्र को नहीं मिलता है। और जीएसटी के कारण, जीएसटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिडिल क्लास पर आता है। अगर आप गौर करें उनके कंजम्पशन पर, तो एवरेज टैक्स रेट जीएसटी के कारण भारत में कम हुआ है, जिसका लाभ मिडिल क्लास को मिला है। तो मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक की परंपरा रही है, मैं कहूँगा ये परंपरा से हटके बजट है। परंपरा ये रही है कि जब भी इलेक्शन आया है 2 चीज़ों पर हमेशा खर्च किया गया है, मिडिल क्लास को टैक्स रिबेट, इनकम टैक्स रिबेट जी, और दूसरा एक बहुत बड़ा पिटारा, अगर आप याद करें कि 2009 के चुनाव जब हुए थे 70,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफी किया गया था, और उस 70,000 रुपए कृषि ऋण माफी में, और उसमें आधे से ज्यादा किसको गया था, ब्रजेश जी आपसे बेहतर कौन जानता है। सर मैं मनोज गौड़ साहब को भी इस डिबेट पे सर जोड़ना चाहता हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर मेरे पास। मनोज गौड़ साहब, ये रियल एस्टेट सेक्टर जो लगातार इसका डाउनफॉल हम देख रहे हैं और लगातार ये सेक्टर नीचे जा रहा है, कोई कार्य योजना आप लोगों के पास है कि ये सेक्टर कैसे रिवाइव होगा? कोई प्लान आप लोगों के पास है?
अभी लग रहा है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे फैक्टर जिनको आपसे लगता है कि इसकी वजह से इस बजट में निराशा है, क्या ऐसे फैक्टर आपको लगते हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा बजट अगर इसका सही से अध्ययन करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का बजट है, इस देश का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का बजट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब चुनाव है 2019, तो इसमें जिस तरीके की भी बातें कही गई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये देश जो है वो गांव से बनता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ये बात 4 साल बाद समझ में आई सरकार में आने के बाद? और मैं ये कह रहा हूं जितनी भी अच्छी योजनाएं हैं अगर ये दूसरे या तीसरे बजट में आ जाती तो अब तक धरातल में आ जाती। हम लोगों को लगता कि इससे देश को फायदा हो रहा है कि नहीं, ये बातें जो कही गई हैं इन पर गरीब को मदद मिल रही कि नहीं, जो आयुष्मान वाली बात है अगर ये पिछले बजट में आ जाती तो अब तक हम लोग बहस कर रहे होते कि ये पिछली बार बजट में आया था और ये आंकड़े हैं, इतने गरीबों की मदद तो 1 साल बाद देख लेना आप। नहीं, वो तब तक तो चुनाव हो जाएगा, चुनाव तो 8-9 महीने है। तो आपको लगता है ये चुनावी आयुष्मान है? चुनावी आयुष्मान है। ऑलराइट, मनोज गौर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोएडा से, गौर सन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गौर साहब, एक बात बताओ, ये रियल एस्टेट सेक्टर लगातार वर्टिकली डाउनफॉल जा रहा है और मंदी की तरफ है, बड़ी निराशा है रियल एस्टेट सेक्टर में। कोई कार्य योजना आप लोगों के पास है कि रियल एस्टेट सेक्टर वापस में रिवाइव कर पाए? देखिए, जिस क्षेत्र में बेसिकली आप बैठे हैं एनसीआर के और खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कुछ बड़े डेवलपर्स के परफॉर्म ना करने की वजह से पूरे रियल एस्टेट की पिक्चर ही जो है वो ख़राब हो गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारा रियल एस्टेट ख़राब है। आज भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनसे मकान खरीद रहे हैं। और जहाँ तक बजट की बात है तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणाएं होती हैं। अभी 1 महीने पहले ही जीएसटी को 8% किया गया है बजट से पहले ही, जो है जो अफोर्डेबल हाउसिंग है और जो लोग जो है कैशलेस स्कीम के थ्रू करीबन 2,31,000 रुपये तक की जो है इंटरेस्ट सब्सिडी उसको दी गई है। पिछले बजट में ओवरऑल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया था और इस बार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है। जहाँ तक अभी मैं पॉलिटिकल डिबेट सुन रहा था, किसानों की आय के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, किसी भी हम बाहर के देशों में भी जाते हैं वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे किसान बहुत अच्छे पैसे कमा पा रहा है और अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों से ज़्यादा उसकी हालत अच्छी है। तो यहाँ पर भी इतने सालों से ना तो अच्छी रोड्स गौर साहब, एक बात मुझे बताओ, जो विश्वास एनसीआर के कुछ बिल्डरों की वजह से आप लोगों ने खो दिया है, उस विश्वास को वापस कैसे अर्जित करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, एक तो रेरा आने से जो है अब इस तरह के जो नॉन सीरियस प्लेयर हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की जो बात कही जा रही है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्लस जैसे एनएचबी का गठन किया गया है, इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि एक हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक अलग बैंक बनाया जाएगा जो अफोर्डेबल हाउसिंग को जो है फाइनेंस करेगा। तो जब आम लोगों के लिए जो योजना बनाई जा रही है और उसमें सीरियस लोग जो एग्जीक्यूट कर पाएंगे और टाइम बाउंड मैनर मुझे भी लगता है चीज़ों को, क्योंकि जो तालाब की गंदी मछलियां हैं तो उनको तालाब से निकाल कर बाहर किया जाए। और आप लोग भी इसके लिए एफर्ट करिए कि जो भी तालाब की गंदी मछलियां हों, आइडेंटिफाइड हो, वो बाहर की जाएं और अच्छे बिल्डर्स लोगों के लिए आवास मुहैया कराएं, लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। बिल्कुल। ऑलराइट, बीएसपी के नेता उम्मेद सिंह भी हो रहा होगा। जी, हमारी अपनी कंपनी ने करीबन 15,000 फ्लैटों का पोजीशन अभी दिया है। अरे इसीलिए तो आप सम्मानित ढंग से डिबेट में बैठे हैं। जो काम नहीं कर रहे वो नोएडा छोड़कर भाग गए। नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ डिबेट में। बीएसपी के लीडर, सीनियर लीडर उम्मेद सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उम्मेद जी, मैं जानना चाहता हूं आपको ये बजट इतना मायूस क्यों कर रहा है? देखिए, तमाम अच्छे फैक्टर भी देखिए, अभी मनोज गौड़ साहब ने भी बताया, मुकेश जी तो दीवाने हैं इस बजट में। मैं बड़ा शॉर्टकट में एक लाइन में ही आपको बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में आने वाले बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं और पूरी दुनिया में जो है बजट जो है पढ़ाई के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए फर्स्ट ध्यान दिया जाता है। आज जिस तरह से बच्चे और नवयुवक उत्साहित होकर के मोदी जी को
इस तरह से अच्छा जो है वोटिंग करके इनको सीट पे बैठाया, आज उन्हीं के जो है एक को पकौड़ा बिचवाने का काम बता दिया और दूसरे आपने तो पकौड़ा ही पकड़ लिया। दूसरे इस बहुत बड़ा इसका वो आएगा, आप देख रहे हैं। और दूसरे को बच्चों को पढ़ाई के लिए आधे आज 33% बच्चे पढ़ाई बंद होने जा रही है। आप 6 महीने के बाद रिपोर्ट ले लीजिएगा। ये इतना बड़ा दिक्कत आएगी कि आप देखेंगे कि पूरी सफाया हो जाएगी। ऐसी स्थिति होने जा रही है देश में जो हम कहना नहीं चाहते हैं। कुछ नेता हमारे यहाँ, जो हालत हमारे यहाँ बीपी सिंह और अमर सिंह जी की हुई है, उससे भी बद से बदतर हालत होने जा रही है। वो आज आप राजस्थान में भी देख रहे हैं। एक सेकंड में बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ एक सेकंड का केवल एक सेकंड मैं केवल ब्रजेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। बजट में कहा गया है कि हम 1 साल में 140 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 4 साल में 40 नहीं बना पाए। एक साल में 140 कैसे बनाएंगे? साहब इतनी मायूसी क्यों फैलाई जा रही है? केवल झूठ। और जो जीडीपी की दर है, जुमले के अलावा भी कुछ होगा। अरे जुमले के अलावा भी कुछ होगा। देश कब तक जुमला प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रदेश सरकारें बनाएंगी। काफी सेक्टर को सानी साहब बड़े मशहूर अर्थशास्त्री, आप सुनिए, गौर करें कि काफी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट की है, काफ़ी बेनिफिट हैं। ये इतना निराशाजनक बजट नहीं है। पॉलिटिकली जिनको अपोज करना है वो तो करते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कुछ फैक्टर बड़े अच्छे हैं। आप सर्विस क्लास की बात कर रहे हैं। सर्विस क्लास को उन्होंने कहा कि हम प्रोविडेंट फंड 12% कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज ए बिग फैक्टर। सर्विस क्लास में उन्होंने 40,000 रुपये की जो उन्होंने छूट दी है, जो पिछले 2006 में बंद कर दी गई थी। दिस इज ए गुड फैक्टर। ये उनको सहारा मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर एक नुकसानदायक बात है कि इन्होंने मिनिमम इनकम को छूट जो बढ़ानी थी सर, वो मध्यम नहीं वर्ग बढ़ाई से क्यों नाराज है? लेकिन कैपिटल गेन टैक्स में सर मध्यम वर्ग से क्यों नाराज है सर? 31 मोबाइल जनवरी टीवी के दाम बढ़ा दिए सर, जो इनकम टैक्स को भी इन्वेस्टमेंट ऐसे है, कर दिया। उस इन्वेस्टमेंट पर उसको बेस लिया जाएगा और उसके ऊपर के प्रॉफिट टैक्सेबल होंगे। ये भी एक अच्छा स्टेप है। ऑन दी होल मैं समझता हूँ कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी को फास्ट करने के लिए ये बड़ा अच्छा बजट है। एज एन अर्थशास्त्री ये बहुत अच्छा रहेगा और कंट्री के लिए मुफीद रहेगा। सुधीर पवार साहब, कोई इतनी क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन बजट हूं मानते हैं आप इसको? और क्या इससे हमारी जीडीपी दर 7.4 हम अचीव कर पाएंगे जो बजट पेश हुआ है? एक रोजी पिक्चर पेंट हुई है। बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मैं समझता हूँ 7.75 से ऊपर आएगी ये। आप ये देखिएगा सर, अगर ये बढ़ेगा तो भारत खुशहाल होगा सर। हम सब इसके लिए बड़े हैप्पी होंगे। यस प्रोफेसर पवार, प्लीज गो अहेड। प्रोफेसर पवार, भारत वर्ल्ड में प्रोफेसर पवार, डू यू एग्री विद सानी साहब? बहुत अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सानी साहब, प्रोफेसर पवार योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं जी। यस पवार साहब, प्लीज गो अहेड। नहीं, जो बजट है वो फील गुड करने वाला है, लेकिन जब नंबर हम देखते हैं तो वो उस नंबर में जो जितनी घोषणाएं हुई वो नंबर उन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए वहाँ ये लगता है कि ये बजट घोषणाओं का ज़्यादा है और असलियत जो काम है उसके लिए कम है। मेरा कंसर्न फिर वही है, क्योंकि ये घोषणा कर चुके वित्त मंत्री जी कि हमने किसानों को 50% मुनाफा दे दिया, जबकि पिछले साल से जो इस साल के लिए भाव तय किए गए वो 6 से 7% बढ़े। तो यदि वो ये मानते हैं किसानों के लिए कि उनका एक भाषण देने के लिए होगा कि हमने अपना चुनावी वादा पूरा कर लिया, तो किसान इससे संतुष्ट नहीं है। ऑलराइट, मुकेश बहादुर जी, आप मुझे बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े अनाउंसमेंट हैं। आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट बढ़ाने से इससे इंडस्ट्रीज सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा? नहीं, सभी को फायदा मिलेगा ब्रजेश जी। अगर 2017 आपको अपने ही फायदे की हमेशा चिंता रही है, सभी को फायदा मिलेगा। सवाल पूछ लिया मुझे बोलने दीजिए, आप इसको प्रो कॉमन मैन पता नहीं कहां से। देखिए 2017-18 का जो बजट था फाइनेंस मिनिस्टर का, उसमें 21.5 लाख करोड़ का जो बजट रखा था उसका 20% उन्होंने स्पेंडिंग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा था। मनोज जी आपके साथ में, मनोज गौड़ जी बैठे हुए बता पाएंगे। 3.96 लाख करोड़ यानी लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने स्पेंड किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसिस है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, रियल एस्टेट सेक्टर बर्बाद हो गया है। देखिए मनोज गौड़ जैसे बड़े बड़े टाउन प्लानर, ये लोग कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं, पूरा देश बर्बाद हो गया। नौजवान बर्बाद पता नहीं कहां से बातें कर रहे हो। कह रहा हूं कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोजी पिक्चर पे बैठे मनोज गौड़, अभी पूछवा देता हूं, कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं करते थे ये लोग। क्या हाल नोएडा में हो गया? रियल एस्टेट, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे कहने दीजिए। क्या कहने दें? नहीं, आप कहने दीजिए। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर
सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से नहीं खराब हुआ है, बल्कि गवर्नमेंट ने रेरा ला कर करके उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। और जो खराब हुआ रेरा है भी गलत है। नहीं नहीं गलत कैसे? बिल्कुल नहीं, चैम्बर रेरा की विरोधी है। नहीं नहीं बिल्कुल विरोधी नहीं है। नहीं बिल्कुल विरोधी नहीं है इनकी बात, बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम लोग कमाल है साहब, जो सही पॉलिसी है उसका हम सपोर्ट करते हैं। रेरा अभी आप कहने हो गए आप? नहीं नहीं कैसे, हमने कब कहा अगर कि 2 रेरा लाख की लोगों को विरोधी है? नोएडा में फ्लैट नहीं मिला है, आप किसको? रिस्पांसिबिलिटी लेंगे क्या? किसको रेरा? आप तो रेरा विरोधी हो गए। चैम्बर ने कभी भी रेरा का विरोध नहीं किया। पीएचडी चैम्बर हमेशा जो कानून जो जिससे जनहित होना चाहिए उसका हमेशा सपोर्ट करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करना चाहिए, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। बजट का विश्लेषण पर 10 सेकंड में आपकी राय, प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि सबसे आसान सेक्शन इस पीएचडी चैम्बर रेरा विरोधी है। मोदी जी की नहीं, सरकार रेरा विरोधी नहीं है। अब या तो उन्हीं का 10 सेकंड में सुन लीजिए हम क्या कहें। हाँ बोलिए प्लीज। किसी को इन्होंने राहत नहीं दी। दूसरी बात, इन्होंने किसानों के लिए क्या कही सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में भी, आज बजट में भी झूठ बोला इन्होंने कि हम 1.5 गुना कीमत दे देंगे। तो ये सरकार लगातार झूठ पे स्लोगन की सरकार है। और मेडिकल कॉलेज जो आज इन्होंने थैंक यू सो मच सर, टाइम ओवर, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष तौर पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबको बजट मुबारक हो। धन्यवाद, थैंक यू।